बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज सिविल वॉर का हम जो थर्ड पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि सिविल वॉर इटसेल्फ है। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया कि सिविल वॉर का जो टाइम पीरियड है वो 1850 टू 1869 नहीं है। असल में जो इसका टाइम पीरियड है वो 1861 टू 1865 है। तो आज हम इसी टाइम पीरियड को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम 65 से आगे भी जाएंगे, 69 तक जाएंगे, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर रिस्टोरेशन हुई थी, रिस्ट्रक्शन हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स की। जो नुकसानात हुए थे सिविल वॉर के दौरान उनको रिस्टोर किया गया। तो स्लेवरी को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब्राहम लिंकन को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सिविल वॉर का जो असल टॉपिक है इसको हम डिस्कस करेंगे। इस पर डायरेक्टली हम क्यों नहीं आए, क्योंकि स्लेवरी इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज थी जिसको अब्राहम लिंकन ने खत्म किया था, और अब्राहम लिंकन ही सिविल वॉर के दौरान के प्रेसिडेंट थे। इसी वजह से हमने इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चले हैं इस वीडियो को, और आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें अपना टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को ऑलरेडी एनेबल कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों, सिविल वॉर की बात करते हैं। तो जैसा कि सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है कि सिविल वॉर बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि नॉर्थ और ईस्ट का कोई बात नहीं है। यहाँ पे असल जो मामला है वो नॉर्थ और साउथ का है, क्योंकि शुरू दिन से इनके अख्तलाफात थे आपस में। तो अब तो आप लोगों को ये समझ ही जाना चाहिए कि सिलेबस बनाने वाले ने एक गलती कर दी है बहुत बड़ी, कि उसने साउथ की जगह ईस्ट लिख दिया है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। असल बात यही है कि जो सिविल वॉर थी वो नॉर्थ और साउथ के बीच में हुई थी। तो ये जब आप लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, तो ये बात आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती है। अब सिविल वॉर कैसे हुई इसको देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि जो नॉर्थ और साउथ थे उनके अपने अपने कंसर्न्स थे। अब ऑब्वियसली इनके क्या क्या कंसर्न्स थे ये हम तो यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री की पहली वीडियो से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको बार बार समझाना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप लोग ये कीजिए कि मेरे चैनल को ओपन करें, उसके अंदर प्लेलिस्ट में आए और यूएस हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करके शुरू से वीडियोस को देखें, ताकि नॉर्थ के और साउथ के जो इख्तलाफात हैं शुरू से ही, और उनके क्या क्या अपने अपने कंसर्न्स हैं, सोशल कंसर्न्स, पॉलिटिकल कंसर्न्स, इकोनॉमिक कंसर्न्स, इनको आप लोग अच्छे से समझें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इनके क्या क्या कंसर्न्स थे। तो ये जो वॉर हुई थी इसने बेसिकली दो मेन इश्यूज को रिजॉल्व किया। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया कि स्लेवरी की वजह से असल में सिविल वॉर शुरू हुई थी। तो ये इशू था एक कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स एक फ्रीडम के ऊपर बेस्ड या इक्वलिटी के ऊपर बेस्ड कंट्री होना चाहिए, या एक स्लेव ओनिंग कंट्री होना चाहिए। इस इशू को इस वॉर के अंदर रिजॉल्व होना ही होना था, और हुआ भी ये इशू रिजॉल्व इस वॉर के अंदर। दूसरा जो इशू था कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स एक फेडरेशन बनेगी या कॉन्फेडरेशन बनेगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया कि बहुत सारी स्टेट्स अब्राहम लिंकन के इलेक्ट होते ही यूनियन को छोड़कर अपनी कॉन्फेडरेसी बनाने की उन्होंने ठान ली थी, ताकि वो अपना जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है उसको मेंटेन रख सकें। सिविल वॉर के बाद 3 बहुत ज्यादा जरूरी अमेंडमेंट्स हुई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 13th, 14th और 15th अमेंडमेंट हुई। इन अमेंडमेंट्स को हम डिस्कस तो करेंगे इस वीडियो के अंदर। फिलहाल ओवरव्यू के लिए आप लोग यही समझ लें कि इन 3 अमेंडमेंट्स की वजह से ऑफिशियली ये दोनों इशू रिजॉल्व हो गए, और सिर्फ यही नहीं और बहुत सारे इश्यूज भी रिजॉल्व हो गए, और यूनाइटेड स्टेट्स जो बिखर गई थी, जो टूट रही थी, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी, यूनियन और कॉन्फेडरेशन, वो रीयूनाइट हो गई। यहाँ पर आप लोग फेडरेशन को भी समझ लें अच्छे से और कॉन्फेडरेशन को भी समझ लें अच्छे से। तो फेडरेशन क्या होती है? फेडरेशन एक ऐसी पॉलिटिकल एंटिटी होती है जिसके अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, साथ ही साथ इसके अंदर प्रोविंसेस जो होते हैं उनको बहुत सारे इंटरनल मैटर्स के अंदर इख्तियारात हासिल होते हैं, लेकिन जो भी हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो काफी स्ट्रॉन्गर होती है, और बहुत सारे अहम अहम अफेयर्स के अंदर इख्तियारात सारे फेडरल गवर्नमेंट के पास होते हैं, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ये वही सिस्टम है जो पाकिस्तान में भी चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है, और यही कॉन्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी चल रहा है। अब कॉन्फेडरेशन को समझते हैं। कॉन्फेडरेशन जो होती है उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं या स्टेट्स होते हैं जो एक साथ मिल जाते हैं, ताकि वो किसी कॉमन एजेंडा को फुलफिल कर सकें, और उनका अपना एक मकसद होता है, और इसको बनाने के लिए एक ट्रीटी साइन करनी
पड़ती है यूजुअली, कभी कभी नहीं भी होती ट्रीटी साइन, बस एक मकसद होता है और बहुत सारी स्टेट्स का वही मकसद होता है, तो वो जो फेडरेशन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उससे तलाक लेकर अपनी एक एंटिटी बना लेते हैं जिसको हम कॉन्फेडरेशन कहते हैं। कॉन्फेडरेशन के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो या तो होती ही नहीं है, या फिर अगर होती भी है तो वो ना होने के बराबर होती है, क्योंकि उसके कोई खास इख्तियारात होते नहीं है। इस मैप में अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो दो मेन फैक्शंस थे, जिसमें जो ग्रीन पार्ट में आप लोगों को टेरिटरीज जितनी भी दिख रही हैं, ये हमारे पास सारी की सारी कॉन्फेडरेट स्टेट्स हैं, और ये जो ऊपर वाली जो स्टेट्स हैं पिंक कलर के अंदर, ये सारी यूनियन स्टेट्स हैं। तो इन्हीं दोनों स्टेट्स के बीच में सिविल वॉर हुई है। अब लाजमी सी बात है, ऊपर वाली को हम नॉर्थ कहते हैं और नीचे वाली को साउथ कहते हैं। एनीवेज, अब हम बात करते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में। तो यूनियन की क्या प्रॉपर्टीज हैं कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो अब्राहम लिंकन थे। कॉन्फेडरेट स्टेट्स के अंदर जो प्रेसिडेंट थे या जो लीडर थे वो जेफरसन डेविस थे। जो यहाँ पर जनरल्स थे वो अब्राहम लिंकन ने जिन जनरल को साइन किया था, अपॉइंट किया था, वो जनरल ग्रांट थे और जनरल जॉर्ज मैकेलन भी थे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही जनरल ग्रांट थे, क्योंकि जब वॉर खत्म हुई तो उस टाइम यही जनरल थे। और कॉन्फेडरेट स्टेट्स के जो जनरल थे वो जनरल रॉबर्ट थे एंड जनरल ली थे। इनके एम्स क्या क्या थे? यूनियन के एम्स थे कि स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया जाए, और दूसरा एम मैंने आप लोगों को बताया कि नेशन को रीयूनाइट किया जाए, क्योंकि लाजमी सी बात है कॉन्फेडरेट स्टेट्स जो बन गई थी तो ये यूनियन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे उसके भी खिलाफ थे और कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ था ये कॉन्सेप्ट। अगला जो इनका एम था वो पॉलिटिकल पर्पसेस थे। पॉलिटिकल पर्पसेस कैसे थे? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि कांग्रेस के अंदर बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट था। आधी स्टेट्स जो थी वो फ्री स्टेट्स थी कांग्रेस के अंदर, और आधी जो थी वो स्लेव स्टेट्स थी कांग्रेस के अंदर। लेकिन बाय द टाइम बीइंग होता यह है कि कुछ न्यू स्टेट्स ऐड होती हैं यूनियन के अंदर और वो एज अ स्लेव स्टेट्स ऐड होती हैं, तो बैलेंस ऑफ पावर डिसरप्ट होना शुरू हो जाता है। और नॉर्थर्न जितने भी होते हैं वो ये नहीं चाहते कि बैलेंस ऑफ पावर डिसरप्ट हो कांग्रेस के अंदर। अगर ऐसा होता तो फिर नॉर्थर्न स्टेट्स के लिए इक्तदार में आना काफी मुश्किल हो जाता, क्योंकि वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन साउथर्नर्स की हो जाती, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट करनी होती, कोई लॉ पास करना होता, तो नॉर्थर्नर्स को काफी मुश्किल आने वाली थी। लिहाजा वो ये नहीं चाहते थे और इनका मकसद पॉलिटिकल पर्पस था। कॉन्फेडरेट स्टेट्स के जो एम्स थे वो कि मेंटेनिंग स्लेवरी, क्योंकि इनका गुजर बसर जो था वो था ही स्लेवरी के ऊपर, और स्लेव्स से ज्यादातर ये लोग एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए काम करवाया करते थे। दूसरा एम इनका ये कि कॉल्ड फॉर सेपरेशन, यानी कि इन्होंने यूनियन से अलहदगी इख्तियार करने का फैसला किया हुआ था, क्योंकि लाजमी सी बात है स्लेवरी की वजह से काफी फड्डे हो रहे थे और ये लोग स्लेवरी को एबॉलिश करना नहीं चाहते थे। और अगर लोग स्लेवरी को एबॉलिश कर देते तो जो इनको तीसरा पर्पस था, इकोनॉमिक पर्पस, वो फेल हो जाता और इनको काफी नुकसान हो जाता, क्योंकि अगर स्लेवरी ना होती, स्लेव्स ना होते तो प्रोडक्शन ना होती, प्रोडक्शन ना होती तो जो रॉ मटेरियल ये लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, कॉटन था, टोबैको था, वो प्रोड्यूस ना हो पाता, तो इनको इकोनॉमिकली काफी नुकसान होने वाला था, इसलिए ये नहीं चाहते थे। तो ये इनके डिफरेंसेस थे इनके एम्स वगैरह में। अब हम बात करते हैं कॉजेस की कि सिविल वॉर की क्या क्या कॉजेस थी। पहली जो कॉज थी वो इकोनॉमिक डिफरेंस था यूनियन और कॉन्फेडरेसी के बीच में। यूनियन चाहते थे कि इंडस्ट्री को फेवर किया जाए, जबकि कॉन्फेडरेट्स चाहते थे कि एग्रेरियन इकोनॉमी को प्रमोट किया जाए, क्योंकि जो टोबैको था या कॉटन था वो यूएस की इकोनॉमी की बैकबोन कंसीडर किए जाते थे। तो जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका था, यानी कि ऊपर वाली जो कॉलोनीज थी, वो प्रोटेक्टिव टैरिफ्स चाहते थे। वो ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि नॉर्थ के अंदर आप लोगों को मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। अब लाजमी सी बात है, जब किसी एक मुल्क के अंदर इंडस्ट्री होती है, मिसाल ये एक मुल्क के अंदर इंडस्ट्री है और ये दूसरे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री है, अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो काफी महंगा है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सस्ता है। अब ये मुल्क जब इस मुल्क को अपना प्रोडक्ट बेचता है तो यहाँ वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कीमत चूंकि ज्यादा होती है, तो जो यहाँ के लोग होते हैं वो लाजमी सी बात है इंपोर्टेड जो गुड्स होते हैं उनको खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को काउंटर करने के लिए, जैसा कि आजकल डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाए हुए हैं, तो यही किया जाता है, हमेशा से ऐसा ही होता आया है कि अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप टैरिफ्स लगा देते हो इंपोर्ट्स के ऊपर। यहां से अब जो गुड्स यहां आएंगे उनको टैरिफ देना पड़ेगा। अब जब लाजमी सी बात है
ये टैरिफ्स देंगे तो उनके जो गुड्स होंगे वो महंगे हो जाएंगे, तो फिर यहाँ वालों को भी वो गुड्स महंगे पड़ेंगे। इससे फिर फायदा क्या होगा इस मुल्क को कि वो अपने मुल्क की जो इंडस्ट्री है वहां के प्रोडक्ट्स को वो खरीदेगा। तो यही होता है प्रोटेक्टिव टैरिफ्स का मतलब, यानी कि आप अपनी जो इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट कर लेते हो, बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स को ज्यादा महंगा कर देते हो ताकि जो आपके अपने शहरी हैं वो आपके अपने जो फैक्ट्रीज हैं उनका प्रोडक्ट खरीदें, बाहर से आने वाले प्रोडक्ट को ना खरीदें वो, ताकि जो अपनी आपकी इंडस्ट्री है मुल्क की वो फ्लरिश करती रहे। लेकिन जो कॉन्फेडरेट्स थे वो कोई भी टैरिफ्स पे नहीं करना चाहते थे इंपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि ये लोग वैसे ही गरीब थे। जो यूनियन थे, नॉर्थर्नर्स जो थे, वो लैंड रिफॉर्म्स चाहते थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहते थे और अपनी ही इंडस्ट्री को नरिश करना चाहते थे। मगर जो कॉन्फेडरेट्स थे वो लैंड रिफॉर्म्स नहीं चाहते थे। उसकी वजह क्या थी? अब देखें यहाँ पर आप लोग समझें कि जो साउथ वेस्ट के जो इलाके थे वहां पर फार्मर्स थे बहुत सारे जो सस्ती लैंड चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि हमें बहुत सारी लैंड मिले ताकि हम बहुत सारी प्लांटेशन करें। लेकिन इनका एक आपस में अपना भी इख्तलाफ था। अब अगर मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का एक मैप बनाऊं और आप लोगों को समझाऊं तो आप लोग देखें कि ये ऊपर वाला इलाका जो है वो नॉर्थ है, नीचे वाला जो इलाका है वो साउथ है। तो ये जो इलाका है ये साउथ वेस्ट का इलाका है और ये जो इलाका है ये साउथ ईस्ट का इलाका है। अब इन दोनों के बीच में आपस में क्या फड्डा चल रहा था वो समझें आप लोग कि जो ईस्ट वाले लोग थे, यहाँ वाले जो लोग थे वो ये चाहते थे कि अगर यहाँ वाले लोगों ने ज्यादा लैंड्स परचेस कर ली और यहाँ पर फार्मिंग ज्यादा हो गई तो लाजमी सी बात है सारा का सारा जो लेबर होगा वो यहाँ पर लग जाएगा इस इलाके में, तो इससे यहाँ वाले इलाके के लोगों को लेबर नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स में इन दोनों के आपस में भी थोड़े से इख्तलाफात थे, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों एक साथ ही थे, कॉन्फेडरेट स्टेट्स के ही थे दोनों। इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये लोग इंडस्ट्री को फोकस करते थे और यहाँ पर 1.3 मिलियन वर्कर्स हुआ करते थे, जबकि साउथ में यानी कि कॉन्फेडरेट स्टेट्स के अंदर ऐसा नहीं होता था। यहाँ पर प्लांटेशन होती थी कॉटन की, इस वजह से स्लेवरी की बहुत ज्यादा जरूरत थी इनको। इंडस्ट्री के खिलाफ थे ये लोग, और ये नॉर्थ वाले जो थे ये प्लांटेशन के खिलाफ थे, ये इंडस्ट्री को मानने वाले थे। जो यूनियन थे हमारे वो सेंट्रल बैंक को मानते थे, वो चाहते थे कि सेंट्रल बैंक हो अमेरिका के अंदर एक। लेकिन कॉन्फेडरेट स्टेट जो थे वो सेंट्रल बैंकिंग के भी खिलाफ थे और वो ये मानते थे, जैसा कि दीगर साउथर्नर प्रेसिडेंट्स का ख्याल था कि सेंट्रल बैंक जो होगा वो पुअर्स के खिलाफ होगा, पुअर्स को एक्सप्लॉइट करेगा वो, और वो सिर्फ रिचेस को सर्व करेगा। दूसरी जो रीजन है सिविल वॉर की वो है सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस के अंदर यूनियन के अंदर अवेयरनेस थी, यहाँ पर ज्यादातर एजुकेटेड लोग थे, यहाँ पर फ्री स्कूलिंग हुआ करती थी। लेकिन कॉन्फेडरेट स्टेट्स जो थे ये सेमी फ्यूडल थे, यानी कि यहाँ पर अब भी सरदारी निजाम चल रहा था। जैसा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे गांव देहात में आप लोग देखें तो आज भी वहां पर जरगे लगते हैं और वहां पर सरदारों के जरिए फैसले करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही मामला था, कुछ मास्टर्स थे और कुछ स्लेव्स थे, और ये लाजमी सी बात है मोर उर्बन थे रादर देन सिटी लाइफ। यहाँ पर इलिटरेसी भी थी। 1830 के अंदर जो 20% लोग थे वो ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। नॉर्थ के अंदर औरतों के और वर्कर्स के हुकूक का प्रचार हुआ करता था, जबकि कॉन्फेडरेट स्टेट्स के अंदर कोई राइट्स की अवेयरनेस भी नहीं थी और ना दिए जाते थे। तीसरा जो डिफरेंस है वो है पॉलिटिकल डिफरेंस। पॉलिटिकल डिफरेंस के अंदर यूनियन वाले डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, जबकि कॉन्फेडरेट्स वाले जो थे वो एरिस्टोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। यहाँ पर क्लासेस बनी हुई थी, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, तो ये इन्हीं क्लासेस के बीच में चलते थे। यूनियन वाले फेडरेशन बनाना चाहते थे, जबकि कॉन्फेडरेट स्टेट वाले तो कॉन्फेडरेशन ही बनाना चाहते थे। और जो फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन का जो डिफरेंस है वो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। फोर्थ रीजन जो थी वो स्लेवरी थी। स्लेवरी के ऊपर एक अलग वीडियो हमारी मौजूद है, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी है, जो इस वीडियो का पार्ट 1 है, इस सीरीज का जो पार्ट 1 है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है मैंने, और ऊपर आई के बटन पे भी आप लोग क्लिक करेंगे तो स्लेवरी की जो वीडियो है वो आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो उसको देख लें ताकि स्लेवरी को समझ सकें आप लोग कि स्लेवरी क्या थी, क्यों थी, और स्लेवरी की वजह से क्या क्या फड्डे हुए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। अगली जो रीजन थी वो ये थी कि डिस्टर्ब बैलेंस ऑफ पावर ड्यू टू द एडमिशन ऑफ कैलिफोर्निया इन 1850। 1850 के अंदर कैलिफोर्निया एडमिट होता है यूनियन के अंदर
और वो एज अ स्लेव स्टेट ऐड होता है। तो नॉर्थर्नर्स जो होते हैं उनको इस पे काफी गुस्सा आता है क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर डिसरप्ट होने लग जाता है कांग्रेस के अंदर। अब लाजमी सी बात है, जिसकी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी, लॉज भी उसी की मर्जी से पास होंगे, अमेंडमेंट्स भी उसी की मर्जी से होंगी। तो नॉर्थर्नर्स के हाथ से हुकूमत निकलती जा रही थी, इसलिए उनको काफी गुस्सा आया। अगली जो रीजन है वो है फ्यूजिटिव स्लेव्स एक्ट, जो कि 1850 में पास हुआ था। इसका मकसद ये था कि जितने भी रन अवे स्लेव्स हैं, जो भाग गए हैं स्लेव्स, उनको अपने मास्टर्स के पास वापस भेजा जाए। ये साउथर्नर्स का स्टेप था। और नॉर्थ के जो लोग थे उन्होंने इसको ब्लड हाउंड बिल कहा, यानी कि उनको पता था कि अब खून खराबा होने वाला है, लड़ाई होगी, क्योंकि ये बाज नहीं आ रहे स्लेवरी से। हर दूसरी तीसरी स्टेट को एज अ स्लेव स्टेट डाल देते हैं कांग्रेस के अंदर। अब हम बार बार फ्री स्टेट्स कहां से लाएं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए अगर एक स्लेव स्टेट आती नहीं तो दूसरी फ्री स्टेट्स भी डालनी पड़ती अंदर, तभी बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रह सकता था। अगली जो रीजन थी वो रिजेक्शन ऑफ प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स थी, जो नॉर्थर्नर्स की तरफ से पेश की गई थी, जिसमें सबसे पहली टॉल मैज अमेंडमेंट थी। टॉल मैज अमेंडमेंट के अंदर इमांसिपेशन ऑफ स्लेव्स इन मिज़ोरी, यानी कि इन्होंने ये अमेंडमेंट पेश की थी कि मिज़ोरी के अंदर स्लेवरी को खत्म किया जाए। और दूसरी बात इन्होंने की थी कि फर्दर इंपोर्टेशन ऑफ स्लेव्स को एबॉलिश किया जाए, कि दोबारा कोई भी स्लेव्स अफ्रीका से यहाँ पर नहीं लाए जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों को मैंने पार्ट 1 की वीडियो में बताया कि ये दोनों अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया सेनेट के अंदर। विल्मेट प्रोविजो भी एक अमेंडमेंट पेश की गई थी, इसके अंदर भी स्लेवरी को एलिविएट करने की बात की गई थी। कहां पर? जो मैक्सिकन और अमेरिकन वॉर के अंदर जो कुछ टेरिटरीज यूएसए के हाथ लगी थी, वहां पर स्लेवरी को प्रोहिबिट करने की बात की थी। इन्होंने एक प्रपोजल पेश किया था, लेकिन ये प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो लाजमी सी बात है, नॉर्थर्नर्स को पहले ही गुस्सा था, अब उनको और गुस्सा आपने दिला दिया। 8th रीजन जो थी वो डोगलास प्रपोजल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी रिगार्डिंग स्लेवरी। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि कैंसस और नेब्रास्का की जो टेरिटरीज बनी थी, वहां पर स्लेवरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस बात को कांग्रेस डिसाइड नहीं करेगी, पॉपुलर सोवरेनिटी के तहत डिसाइड किया जाएगा। यानी कि वहीं के लोग क्या कहते हैं, वहीं के ज्यादातर लोग अगर स्लेवरी के हक में है तो स्लेवरी की इजाजत दे दी जाएगी। इस पर भी बड़ा गुस्सा आया था नॉर्थ वालों को, और वो यही चाहते थे कि कांग्रेस की इन्वॉल्वमेंट हो इसके अंदर। अगली जो रीजन थी वो रोल ऑफ लिटरेचर इन इंस्पायरिंग पीपल फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। इसके अंदर नॉर्थ के अंदर कुछ नॉवेल्स थे, जिसके अंदर जो मशहूर था वो अंकल टॉम्स केबिन था, जिसको एच बीचर स्टोव ने लिखा था, और ये काफी एंटी स्लेवरी नॉवेल था। इसने नॉर्थर्नर्स को और फ्यूल किया और पंप किया कि वो स्लेवरी को अबॉलिश करने के लिए स्टेप्स लें। जबकि साउथ के अंदर रोमांटिक नॉवेल्स का चर्चा था, जिसके अंदर आइवन हो एक नॉवेल था जो कि सर वॉल्टर स्कॉट ने लिखा था। तो साउथ के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी जा रही हैं, और नॉर्थ के अंदर एंटी स्लेवरी नॉवेल्स पढ़े जा रहे थे। और ये जो एंटी स्लेवरी नॉवेल था अंकल टॉम्स केबिन, ये 10 साल के अंदर इसकी 2 मिलियन कॉपीज सोल्ड आउट हो चुकी थी। तो आप लोग खुद सोचें कि कितने ज्यादा लोगों ने इस नॉवेल को पढ़ा, और उनके अंदर लाजमी सी बात है उनके जो सेंटिमेंट्स थे वो इंस्टिगेट हुए। नेक्स्ट जो रीजन है वो है कैंसस एंड नेब्रास्का एक्ट 1854। इसी एक्ट के अंदर कैंसस और नेब्रास्का की टेरिटरीज बनाई गई थी, और यहाँ पर बात हुई थी कि पॉपुलर सोवरेनिटी के तहत ये डिसाइड किया जाएगा कि स्लेवरी की इजाजत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन कैंसस के अंदर मिज़ोरियंस ने काफी शोर शराबा किया और जबरदस्ती वहां पर स्लेव्स को लाने लगे। वो इस बात के ऊपर सेनेट के अंदर भी फड्डा हो गया प्रेस्टन ब्रूक्स और चार्ल्स समर के बीच में, और इन्होंने एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां भी फेंकी, हाथापाई भी हुई। तो ये लड़ाई वहीं से शुरू हो गई थी। और इसके बाद फिर लिंकन डोगलास की डिबेट्स हुई, उसके अंदर भी लिंकन ने स्लेवरी को काफी कंडेम किया और लोगों को उभारा कि भाई वो स्लेवरी के खिलाफ आवाज उठाएं। फिर इलेक्शन ऑफ 1860 भी की एक वजह है, क्योंकि 1860 के अंदर अब्राहम लिंकन जो थे वो इक़्तिदार में आ गए थे, और इनके इक़्तिदार में आते ही बहुत सारे जो साउथर्नर स्टेट्स थे उनके माइंड में एक फियर क्रिएट होता है कि भाई अब तो स्लेवरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने ये प्लेज किया था कि मैं स्लेवरी को खत्म कर दूंगा। तो इस वजह से जो साउथ वाले थे वो गुस्से में आ गए। और आप लोगों को मैंने बताया कि, तो उसमें मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि
अब्राहम लिंकन के इलेक्ट होने के 3 महीने के अंदर अंदर पहले 7 स्टेट्स ने यूनियन को छोड़ा, फिर सिविल वॉर जब शुरू हो गई तो 4 और मजीद स्टेट्स ने भी यूनियन को छोड़ दिया। फिर जो एक वजह थी वो ड्रेड स्कॉट केस थी, जिसके अंदर ड्रेड स्कॉट जो थे वो एक रन अवे स्लेव थे, यानी कि भागे हुए स्लेव थे, और ये एक फ्री स्टेट के अंदर 2 साल से रह रहे थे। इनको जब कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वापस अपने मास्टर के पास जाएं, तो इन्होंने कोर्ट के अंदर एक पिटीशन क्लेम कर दी और कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि भाई आप तो यूएसए के सिटीजन ही नहीं है, लिहाजा आपको केस फाइल करने का भी हक नहीं है। 13th रीजन जो थी वो एबॉलिशनिस्ट मूवमेंट थी, क्योंकि इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि एक सीक्रेट मूवमेंट थी नॉर्थर्नर्स के जरिए। इसके अंदर 40,000 से लेकर 1 लाख स्लेव्स को आजाद करवाया गया और उनको नॉर्थ के इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया थ्रू रेल रोड्स, जो कि अंडरग्राउंड रेल रोड्स थे, उनके जरिए उन स्लेव्स को भगा दिया गया। इससे भी जो साउथर्नर्स जो थे उनको काफी गुस्से आए। 14th जो रीजन है वो एक ट्रिगर पॉइंट है और यहीं से फिर सिविल वॉर शुरू हो जाती है। हुआ यहाँ पर यह था कि जो चार्ल्सटन थे उन्होंने कॉन्फेडरेट आर्मी को कहा था कि आप फेडरल गैरिजन के ऊपर फायर ओपन कर दें, तो उन्होंने फायर ओपन कर दी। और जब लाजमी सी बात है एक तरफ से गोली चलेगी तो फिर दूसरी तरफ वाले भी चुप नहीं बैठेंगे, फिर लड़ाई तो होनी ही थी और फिर सिविल वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। अब हम बात करते हैं पावर कंपैरिजन बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ। अब हम देख लेते हैं कि इनकी जो पावर्स थी उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस थे। यूनियन के पास बेटर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म था, जबकि कॉन्फेडरेट्स के पास कोई इतना खास कम्युनिकेशन का सिस्टम मौजूद नहीं था। फेडरल यूनियन आप लोगों को पता है बहुत पहले से एस्टेब्लिश्ड था और कॉन्फेडरेट स्टेट्स जो थी वो अभी नई नई बनी थी। ये भी एक बेनिफिट था यूनियन वालों के पास। फिर यूनियन वालों के पास एक बेनिफिट और था कि इनके पास बल्क ऑफ रिसोर्सेज थी, जिनमें इनके पास आर्मी थी, फाइनेंस था, सप्लाई थी, ट्रांसपोर्ट लिंक्स थे, तो ये लोग जंग लड़ने के लिए इक्विप्ड थे। जबकि कॉन्फेडरेट स्टेट्स के अंदर गरीब लोग थे। और दूसरा इनको नुकसान ये हुआ कि यहाँ के बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे आर्मी के, उन्होंने रिजाइन कर दिया और रिफ्यूज कर दिया कि हम यूनियन के खिलाफ लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यूनियन ने वैसे ही जीत जाना है, तो क्यों हम अपनी जान क्यों जोखिम में डालें। अगला जो बेनिफिट था नॉर्थर्नर्स के पास वो ये था कि इनके अच्छे रिलेशनशिप्स थे यूरोपियन कंट्रीज के साथ, तो अगर वो चाहते तो अपने फ्रेंड्स को कह सकते थे कि आप रेबिलियंस को सपोर्ट ना करें। और रेबिलियंस कौन थे? यही कॉन्फेडरेट स्टेट्स वाले थे, क्योंकि ये नए नए बने थे और इनको अब रिलेशनशिप्स बनाने में काफी टाइम लगने वाला था। यूनियन के पास लीडर भी बहुत अच्छे थे, जिनमें लिंकन जो थे वो बहुत जबरदस्त किस्म के होशियार और चालाक लीडर थे, जबकि जो जेफरसन थे वो इनकॉम्पिटेंट लीडर थे। वॉर टाइम इवेंट्स को देखते हैं कि इसके अंदर मेजर वॉर्स क्या क्या हुई। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुने आप लोग कि हम वॉर्स के अंदर ये चीजें नहीं डिस्कस करेंगे और ना इनकी कोई जरूरत है कि किसने कितनी गोलियां मारी और फिर फलाने ने कितनी गोलियां मारी, कितने बंदे मरे। ये सब चीजें एग्जाम के हवाले से इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हम सिर्फ उन वॉर्स के नाम देख लेंगे जो मेजर वॉर्स हुई थी। इसके अंदर ब्लीडिंग कैंसस हुआ था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कैंसस के अंदर जो फटा शुरू हुआ था वो इस बात पे हुआ था कि कैंसस को फोर्सफुली मिज़ोरियंस के जरिए स्लेव स्टेट बनाने की बात की जा रही थी, इसीलिए वहां पर लड़ाई हुई थी और काफी बंदे मर गए थे, जिसको हम ब्लीडिंग कैंसस के नाम से जानते हैं। फिर बैटल ऑफ एंटिएटम हुई थी और इसी बैटल के बाद अब्राहम लिंकन ने इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन इशू की थी, जिसमें उन्होंने काफी सारे स्लेव्स को आजाद कर दिया था। फिर मनासस जंक्शन के ऊपर, जो कि वर्जीनिया का एक इलाका है, यहाँ पर भी लड़ाई हुई थी। अगली जो लड़ाई हुई थी वो विल्सन्स क्रीक के मकाम पर हुई थी, जो कि मिज़ोरी के अंदर है। फिर केप हैटर्स के अंदर, जो कि नॉर्थ कैरोलिना के अंदर है, वहां पर भी लड़ाई हुई थी। पोर्ट रॉयल, जो कि साउथ कैरोलिना का पोर्ट है, यहां पर भी लड़ाई हुई थी। और यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह कि यहां पर नॉर्थर्नर्स की तरफ से ब्लॉकेड लगा दिया गया था, ताकि जो कॉन्फेडरेट स्टेट्स वाले हैं वो ओवर द सी कम्युनिकेट भी ना कर पाए, ट्रेड भी ना कर पाए, तो ये ब्लॉकेड इन्होंने इसीलिए यहां पर लगा दिया था। आखिरी जो बैटल हुई थी वो एपोमेटक्स के मकाम पर हुई थी और ये फाइनल बैटल थी, जहां पर यूनियन को ऑफिशियली विक्ट्री हो गई थी। और इस वॉर के बाद
इस बैटल के बाद निगोशिएशंस हुई थी। निगोशिएशंस देख लेते हैं। इसके अंदर कन्फेडरेशन के जो जनरल थे वो जनरल ली थे और यूनियन के जो जनरल ग्रांट थे, इनके बीच में निगोशिएशंस हुई थी और इन्होंने वॉर को खत्म किया था और डिसआर्मामेंट की थी और मजीद लड़ाई से परहेज करने का रास्ता अख्तियार किया था। यहीं पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि अब्राहम लिंकन ने इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन इशू की थी। इसके अंदर उन्होंने अनाउंस किया था कि जितने भी स्लेव्स हैं जो कि रेबिलियन स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सब के सब फ्री हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये जो मैंने कुछ निशानात लगाए हुए हैं इस मैप के अंदर, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये वर्जीनिया का इलाका है और ये मनासस जंक्शन है। तो इनकी और मिज़ोरी के बीच में जितनी भी टेरिटरीज हैं ये सब की सब इन्वॉल्व थी वॉर के अंदर। और ये जो साउथ कैरोलिना का जो इलाका है जहाँ पे एक स्टार सा बना हुआ है, ये पोर्ट रॉयल है। यहीं पर ब्लॉकेड लगाया गया था ताकि जो कॉन्फेडरेट स्टेट्स हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड में एक्सेस ना कर पाए। इम्पैक्ट्स क्या पड़े इस वॉर के वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि फिजिकल डिस्ट्रक्शन हुई थी बहुत सारी, 500 लोग मर गए थे, मिल्स तबाह हो गई, चर्चेस तबाह हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा, टेक्नोलॉजी यानी कि स्टीम बोट्स जो थे उनको काफी नुकसान हुआ, सी पोर्ट्स भी डिस्ट्रॉय हुए बहुत सारे। फाइनेंशियल लॉस की बात करते हैं तो इसके अंदर $30 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। और थर्ड इंपैक्ट इसके अंदर है कि राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर स्लेव्स, क्योंकि स्लेव्स जो थे अभी अभी आजाद हुए थे तो उनको क्राइसिस का सामना करना पड़ा, उनको फूड का मसला था, शेल्टर का मसला था और उनको काम नहीं मिल पा रहा था। स्लेव्स की रॉबरी हो रही थी, उनको लूट मार की जा रही थी उनके साथ, तो ये नुकसान हो रहे थे स्लेव्स को। फिर एक इंपैक्ट ये पड़ा कि ब्लैक कोड्स का राइज होता है 1865 के अंदर। 1865 के अंदर साउथर्नर्स जो थे उन्होंने ये ट्राई किया कि हम जो स्लेव्स आजाद हो गए उनको रिकैप्चर कर लें। तो इसके मुकाबले में फिर फ्रीड्समैन ब्यूरो बनाया गया 1865 में। इसका मकसद ये था कि जो स्लेव्स जिनको रिकैप्चर किया जा रहा था साउथर्नर्स की तरफ से उनको प्रोटेक्ट किया जाए और अगर कोई कैप्चर कर लिए गए हैं तो उनको दोबारा आजाद करवाया जाए। रेवोल्यूशनरी चेंजेस की बात करते हैं इस वॉरफेयर के अंदर तो देखते हैं कि इस वॉर के अंदर यूजेज ऑफ मॉडर्न वेपन्स होता है जिसके अंदर रिपीटिंग राइफल्स होती हैं जो कि पुराने जमाने की गन से मुख्तलिफ होती हैं। अब वो कैसे डिफरेंसेस होते हैं इनके अंदर वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर ऑब्जर्वेशन बैलून्स भी थे जिनको स्पाइंग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता था। ऊपर से वो कैमरे लगाकर देखते थे कि भाई कहां पर आर्मी छुपी हुई है, कहां पर लोग छुपे हुए हैं, तो फिर वो वहां पर अटैक किया करते थे। दूसरी बात इसके अंदर है कि ये पहली मॉडर्न वॉरफेयर थी जिसके अंदर टोटल वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि लाजमी सी बात है एक तरह का एक अलग मुल्क बन गया था, एक कॉन्फेडरेट स्टेट बन गई थी, तो उसको पूरा का पूरा दोबारा कब्जा करना था। तो ये एक टोटल वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट बनता है। उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकेड इसी वॉर के अंदर यूज किया गया जिसमें पोर्ट रॉयल को ब्लॉक कर दिया गया और वहां से कॉन्फेडरेट स्टेट्स की एक्सेस को रोक दिया गया आउटसाइड वर्ल्ड के लिए। उसके अलावा यहाँ पर ट्रेंचेस बनाई गई, बहुत सारी सुरंगें वगैरह बनाई गई जिनके जरिए से छुप कर भी फायरिंग वगैरह की जा सकती थी, छुप कर भी हमले किए जा सकते थे। तीसरा चेंज क्या आया वॉरफेयर के अंदर के मस्केट्स वर्सेस राइफल्स। मस्केट्स जो होती हैं वो पुराने जमाने की गन्स होती हैं जिनके अंदर एक वक्त में एक ही बुलेट आ सकती है और उनकी रेंज भी कम होती है जो कि 80 to 250 यार्ड होती है सिर्फ। और राइफल्स क्या होती हैं, राइफल मशीन गन्स हुआ करती हैं जो कि इजीली रिलोड हो जाती हैं और इनके अंदर एक से ज्यादा बुलेट्स आती हैं। फिर एयर बैलून्स का यूज किया गया। एयर बैलून्स का मकसद ये था कि नजर रखी जाए ऊपर से, इनके अंदर कैमरे लगे होते हैं, स्पाइंग पर्पसेस के लिए इनको यूज किया जाता है। इनके ये टेलीग्राफ को कैरी करते हैं। टेलीग्राफ का क्या मतलब होता है कि एक तार होती है बीच में, उस तार के जरिए पैगामात पहुंचाए जाते हैं। तो ये तार वगैरह वाला कॉन्सेप्ट भी था इन एयर बैलून्स के अंदर। उसके अलावा कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस पर्पसेस के लिए ये एयर बैलून्स यूज किए जाते हैं। रेल रोड्स की बात करते हैं तो रेल रोड्स नॉर्थ के पास जो थी वो 22,000 माइल्स की रेल रोड्स थी जो कि स्टैंडर्ड गेज पर बनी हुई थी। स्टैंडर्ड गेज क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो रेल की पटड़ी होती है
ये इस तरह की होती है और इसके अंदर जब ये रेल को यहां से यहां शिफ्ट करना पड़ता है तो यहाँ पर एक दस्ता लगा होता है, उसको मूव करना पड़ता है इस तरफ, फिर ही रेल यहां से यहां ये दो पटरियां आपस में कनेक्ट हो जाती हैं और फिर ये जो रेलगाड़ी होती है ये दूसरी पटरी के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन स्टैंडर्ड गेज में ऐसा नहीं होता। स्टैंडर्ड गेज के अंदर ये जो एक दस्ता लगा होता है, स्टैंड लगा होता है, ये नहीं होता। रेल ऑटोमेटिकली इस पटड़ी के ऊपर भी जा सकती है या अगर वो इस पटड़ी पे जाना चाहती तो इसके ऊपर भी जा सकती है। जबकि साउथ के पास सिर्फ 9000 माइल्स का रेल रूट था जो कि स्टैंडर्डाइज्ड भी नहीं था। उसके अलावा सिक्स जो चेंज आता है वो एडवांस्ड कम्युनिकेशन का आता है कि इसके अंदर टेलीग्राफ्स यूज हुए। मैंने आप लोगों को बताया ना कि यहाँ पर एक तार का कॉन्सेप्ट होता है कि एक तार होती है, इस तार के जरिए मैसेज यहां से यहां भेजा जाता है, किसी पोस्टमैन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब वॉर खत्म होती है, वॉर खत्म होने के बाद रिकंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड आता है, इसके अंदर रिस्टोरेशन की जाती है, जो जो नुकसानात होते हैं उन। तो सबसे पहली जो रिकंस्ट्रक्शन होती है वो होती है प्रिजर्वेशन ऑफ यूनियन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नेशन है वो आपस में डिवाइड हो चुकी है, उसको प्रिजर्व करना ही सबसे बड़ा मकसद है सिविल वॉर का और ये मकसद अचीव हो चुका होता है। तो लिंकन साहब एक ब्लूप्रिंट इशू करते हैं जिसके अंदर 10% प्लान की बात होती है। ये 10% प्लान क्या होता है? वो ये कि कोई भी साउथर्न स्टेट्स दोबारा से यूनियन को रीज्वाइन कर सकती है अगर वहां के सिर्फ 10% वोटर्स ये कसम उठा लें कि हम दोबारा बगावत नहीं करेंगे, तो हम उन साउथर्न स्टेट्स को यूनियन के अंदर दोबारा वेलकम करेंगे। और अब्राहम लिंकन ने प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन की भी गारंटी दी उन सबको। फिर ये कि एक फ्रीडमैन्स ब्यूरो बनाया गया, ये भी रिकंस्ट्रक्शन फेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि यहाँ पर असिस्टेंस दी गई रिफ्यूजीज को और उन स्लेव्स को जो अब आजाद हो चुके थे। क्योंकि लाजमी सी बात है, मैंने आप लोगों को बताया कि साउथर्नर्स जो मास्टर्स थे वो अपने स्लेव्स को दोबारा पकड़ रहे थे जबरदस्ती, तो उनसे बचाने के लिए इन स्लेव्स को असिस्टेंस प्रोवाइड की गई इस फ्रीडमैन्स ब्यूरो की तरफ से। और इन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ को इंश्योर किया, यानी कि हर बंदा लॉ के आगे बराबर है। साथ ही साथ इनका एक और काम भी था कि इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया क्योंकि स्लेव्स जो थे वो ब्लैक पीपल थे और जो नॉन स्लेव्स थे वो व्हाइट पीपल थे। तो यहाँ पर रेशिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई आप लोग तो काले हो, लोग उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। लेकिन ये एक अटेम्प्ट ही था, ये अभी तक पूरी तौर पर खत्म नहीं हुआ था। इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए बाद में एक सिविल राइट्स मूवमेंट चलती है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और सिविल राइट्स मूवमेंट हमारे यूएस हिस्ट्री के सिलेबस के अंदर एक अलग से टॉपिक है। तो जब हम उस पर आएंगे फिर हम देखेंगे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से खत्म हुई यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, किस तरह से व्हाइट पीपल ने ब्लैक पीपल को एक्सेप्ट किया। फिर एक रिकंस्ट्रक्शन एक्ट पास हुआ 1867 में कांग्रेस के जरिए। इसके अंदर उन्होंने क्या काम किया कि जितनी भी साउथर्न स्टेट्स थी इनको टेम्पोरेली 5 मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, यानी कि वहां पर तमाम साउथर्न स्टेट्स को 5 स्टेट्स बना दी और हर एक के अंदर एक एक मिलिट्री रूलर बिठा दिया। अब उन मिलिट्री रूलर्स का ये मकसद हरगिज नहीं था कि वो ऑटोक्रेटिक निजाम शुरू कर दें, बल्कि उनका मकसद ये था कि जल्द अज जल्द वहां पर दोबारा से गवर्नमेंट बनाएं और जो वहां के जो मास्टर्स थे जिनके पास स्लेव्स थे वो गुस्से में आ गए थे, लाजमी सी बात है, और उनके दोबारा से बगावत करने के चांसेस थे, उसको कंट्रोल किया जाए। तो कांग्रेस ने एक प्रोसीजर भी आउटलाइन करके दिया था और उसी प्रोसीजर के तहत दोबारा से गवर्नमेंट्स वहां पर बनाई जानी थी और उन्हीं मिलिट्री रूलर्स का ये काम था कि वो वहां पर दोबारा से गवर्नमेंट को सेटअप करें। चौथी जो रिकंस्ट्रक्शन होती है वो 13th अमेंडमेंट होती है 1865 के अंदर। इसके अंदर स्लेवरी को ऑफिशियली अबॉलिश कर दिया जाता है। फिर 1868 के अंदर 14th अमेंडमेंट होती है, यहाँ पर इक्वल सिटीजनशिप राइट्स दे दिए जाते हैं सबको, ख्वाह वो ब्लैक पीपल हो या व्हाइट पीपल हो, सबको सिविल एंड लीगल राइट्स दे दिए जाते हैं, यानी कि कोई भी बंदा अदालत में केस भी कर सकता है, जैसा कि पहले ब्लैक स्लेव्स अदालत में केस नहीं कर सकते थे, अब उनको ये राइट भी दे दिया गया। और यहाँ पर ये एक मैक्सिम बहुत मशहूर हुआ कि ऑल पर्सन्स आर बॉर्न
और न्यूट्रलाइज्ड इन अमेरिका, यानी कि तमाम लोग जब अमेरिका के अंदर ही पैदा हुए हैं या अमेरिका के अंदर आकर जुड़े हैं तो फिर सबके इक्वल राइट्स ही होने चाहिए। फिर 15th अमेंडमेंट 1870 के अंदर पास होती है जिसके अंदर रेसिज्म को एंड किया जाता है और तमाम लोगों को राइट टू वोट दे दिया जाता है। इससे पहले आप लोगों को मैंने बताया कि स्लेव्स को वोटिंग राइट्स नहीं दिया जा रहा था, लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझ लें कि आज दिन तक भी यानी कि 1870 तक भी औरतों को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। सोशल रिफॉर्म्स क्या होते हैं कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पेनिटेंचरीज बनाई जाती हैं। पेनिटेंचरीज क्या होती हैं? जहां पर लोगों को बुलाकर समझाया जाता है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है, उनकी गलतियों को दुरुस्त किया जाता है और उनको हौसला दिया जाता है कि ठीक है आपके स्लेव्स भाग गए या अगर कोई स्लेव्स हैं और उनको काम नहीं मिल रहा तो वहां पर उनकी भी हौसला अफजाई होगी कि ठीक है आपको अभी काम नहीं मिल रहा लेकिन मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अजाइलम्स बनाए जाते हैं यहाँ पर ताकि जो स्लेव्स हैं उनके पास कोई एक ऐसी जगह हो सके जहां पर वो प्रोटेक्टेड फील कर सकें, वहां पर उनको कोई खतरा ना हो कि अब उनके मास्टर्स आएंगे और दोबारा उनको पकड़कर खेतों में ले जाएंगे कि चलो भाई दोबारा से खेती बाड़ी शुरू कर दो। तो ये सोशल रिफॉर्म्स होती हैं यहाँ पर। तो ये हमारा सिविल वॉर का जो फिनोमिनन था ये यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को स्लेवरी का, अब्राहम लिंकन का और सिविल वॉर का जो पूरा का पूरा मामला था बैकग्राउंड से लेकर एंड तक समझ में आ गया होगा और आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर वाकई में आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम पर मिल जाएं, क्योंकि अब एग्जाम जो है वो करीब आता जा रहा है। हमारी टीम भी ये कोशिश कर रही है कि जल्दी से सिलेबस को कवर करे, तो आप लोग भी कोऑपरेट करें इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबिंग टू दिस channel and turning on the bell notification so you can never miss any video. So we'll see you in the next video. Till then, take care. Allah Nigeban.